चलिए पहले स्नेहल ने जो और हार्दिक ने जो डाउट पूछे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। दो डाउट है। एक डाउट था हाइड्रोलिसिस का, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सुनना गौर से बेटा, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर मोनोबेसिक एसिड हो, याद करो हमने पढ़ा था कि अगर एसिड हो और उस एसिड का Ka दे रखा हो, तो हमने कहा था दो बातें हैं। अगर एसिड मोनोबेसिक है तो जो pH होगी वो हाफ ऑफ pKa माइनस log C होगी। और अगर एसिड पॉलीबेसिक है यानी एक से ज्यादा H+ देता है तो उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 Ka2 डॉट 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 होंगे और सक्सेसिव आयोनाइजेशन कांस्टेंट डिक्रीज होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो pH होगा वो हाफ ऑफ pKa1 माइनस log C होगा। बोलो ये पढ़ा था क्या आप लोगों ने, हाँ या ना? जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। दिव्यांशु कह रहा है नॉट श्योर, दिया कह रही है हाँ, आर्ची कह रही है हाँ, और बाकी जवाब ही नहीं दे रहे। जल्दी जवाब दो। अधिश्री ने कहा हाँ, अच्छा ये नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, आज बता दिया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इंसान, मैं एक इंसान हूं, ठीक है, इसीलिए आज बता दिया, ऐसा मान लो, पता तो चली गया। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर एसिड का K दे रखा हो, ठीक, तो अगर वो मोनो एसिड है तो मोनोबेसिक मतलब एक ही H+ दे सकता है, तो केवल एक ही आयोनाइजेशन होगा, तो केवल Ka ही होगा, तो उसकी pH हाफ ऑफ pKa माइनस log C होगी। अगर पॉलीबेसिक है तो एक से ज्यादा डिसोसिएशन होगा। अच्छा, पॉलीबेसिक में डिसोसिएशन अलग अलग लिख के तो बताए थे, ये बताया था कि जो ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो आयोनाइजेशन सक्सेसिव आयोनाइजेशन कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये बता दिया था, ये सब हो गया था। ओके, बस ये एक्सप्रेशन नहीं लिखाया था, कोई दिक्कत नहीं, वो का वही एक्सप्रेशन है, बस अंतर इतना सा है कि जब पॉलीबेसिक एसिड होगा और उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया होगा तो स्टेप वाइज आयोनाइजेशन होगा, और चूंकि सक्सेसिव आयोनाइजेशन कांस्टेंट डिक्रीज होते हैं, चूंकि सक्सेसिव आयोनाइजेशन कांस्टेंट डिक्रीज होते हैं, तो जब हम pH निकालते हैं तो केवल फर्स्ट आयोनाइजेशन ही कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन ही कंसीडर करेंगे तो मोनोबेसिक जैसा व्यवहार करेगा, तो फॉर्मूला वही आएगा, बस फर्स्ट आयोनाइजेशन के लिए Ka की जगह Ka1 आ जाएगा, रेस्ट ऑल रिमेन्स एग्जैक्टली सेम, उसमें कुछ अलग नहीं है। बोलो ये बात समझ में आती है सभी के? और अगर लिखवाया नहीं था तो इसे लिख लेना बेटा। यहां तक समझ में आ गया हो और लिख लिया हो तो बता दो, क्योंकि इससे मिलता जुलता ये है। लिख लिया बेटा? चलिए, अब हाइड्रोलिसिस में बिल्कुल इसी की बहन है, सुनना गौर से। यहां पर अगर हम कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस की बात करें, ऐसा का ऐसा ही एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी होगा, कंसेप्ट सेम होगा। अगर हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की बात करें और B+ की बात करें तो एक ही प्लस चार्ज है,
तो ये एक ही H प्लस ले सकता है, तो ये एक ही OH दे सकता है, तो ये मोनो एसिडिक बेस का सा व्यवहार करेगा, और इसका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो Kw अपॉन कमजोर वाला यानी Kb होगा, क्योंकि एक ही आयोनाइजेशन हो सकता है तो एक ही Kb होगा इस तरह से। और बेसिक सॉल्यूशन है तो POH होगी हाफ ऑफ PKW माइनस PK कमजोर वाला माइनस लॉग बेस 10 पर उसकी मोलैरिटी जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक, अब अगर मान लो इस पर +2 चार्ज होता, अच्छा मजेदार बात है +1 चार्ज है ROUGH, अगर +1 चार्ज है इसका मतलब बेस BOH था, मानते हो इस बात को? हाँ ना बोल दूं? मानते हैं। अगर +2 चार्ज है इसका मतलब बेस BOH होल ट्वाइस था, मानते हो इस बात को? और अगर ये डाई एसिडिक बेस था तो क्या इसका Kb1 एंड Kb2 होता? यस। अब इधर देखिए, अच्छा एक बात बताओ, BOH होल ट्वाइस से बनता BOH प्लस OH माइनस, तो क्या ये Kb1 होता? और BOH प्लस से जब सेकंड आयोनाइजेशन होता और B2 प्लस प्लस OH माइनस बनता, तो क्या ये Kb2 को रिप्रेजेंट करता? बोलो हाँ या ना। दिख रहा है आपको? हौच पौच तो नहीं हुआ कुछ? मेरी समस्या तो क्लियर है, मेरे लैपटॉप पे तो क्लियर नजर आ रहा है। क्लियर, ठीक है। इधर अब जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या ये BOH प्लस प्लस OH माइनस बनेगा? ध्रुव कह रहा है ये सब फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? ध्रुव बेटा एक्चुअल में मैं उस डाउट को सॉल्व करना चाह रहा हूं, उसके लिए मुझे भूमिका बांधनी पड़ेगी, इसलिए बस अब मैं नए पे आ गया हूं। अब यहां से सुन लो, या नया ही दिखेगा आपको। जिसके लिए मुझे भूमिका बांधनी थी वो बांध ली। ये मुझे पढ़ाना था आपको, लेकिन इतना पढ़ाने के लिए इतना याद आना जरूरी था, तो याद दिला दिया ना। इधर देखो, ये जो है इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है, अब उसे KH1 कहूंगा क्योंकि 2 बार हाइड्रोलिसिस होगा इसका। एक बार ये OH लेगा, अभी भी इस पे प्लस चार्ज है, तो क्या ये एक और बार OH ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है। तो ये जब एक और बार OH लेगा तो इसका KH2 होगा, हाँ ना बोल। जैसे Kb1 Kb2 होता है, Ka1 Ka2 होता है, वैसे KH1 KH2 होगा। जरा गंभीर बात है, कान खोल के सुनना बेटा। KH जो होगा वो होगा तो वही Kw अपॉन कमजोर वाला, Kw अपॉन कमजोर वाला। अब कमजोर कौन है? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो कमजोर कौन है? बेस है कि एसिड है? बेस है। बेस है तो नीचे Kb आएगा, लेकिन ये डाई एसिडिक बेस था तो इसका Kb1 और Kb2 दोनों होंगे। तो कहां Kb1 आएगा, कहां Kb2 आएगा, ये चेक करने के लिए आपको ये रिएक्शन देखनी पड़ेगी।
इस रिएक्शन को देखो, KB1 वाली रिएक्शन देखो। सबसे पहले KB1 वाली रिएक्शन में एक BOH होल ट्वाइस है और दूसरा BOH प्लस है, BOH प्लस, BOH प्लस और BOH होल ट्वाइस। ये दोनों सेकंड रिएक्शन में नजर आ रहे हैं, फर्स्ट में नहीं आ रहे। हाँ ना बोल। हाँ, फर्स्ट में नहीं आ रहे हैं तो KB2 यहां, सॉरी KB1 यहां आएगा, क्योंकि वन वाले वो देखो वन वाले दोनों यहां नजर आ रहे हैं। अच्छा, KB2 वाले दोनों BOH प्लस और B2 प्लस, KB2 वाले दोनों B2 प्लस और BOH प्लस, वो फर्स्ट रिएक्शन में नजर आ रहे हैं, तो यहाँ KB2 आएगा। हाँ ना बोल। अच्छा, अब जब मैं इसका सॉल्यूशन बेसिक है तो इसका POH लिखूंगा, तो हाफ ऑफ PKW माइनस PK कमजोर वाला। अब कान खोल के सुनना, जब पॉली बेसिक था तो हमने Ka1 यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन वाला लिया था, तो यहां पर भी KH1 यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन वाला लेंगे, लेकिन फर्स्ट आयोनाइजेशन वाले में KB2 आया है, फर्स्ट आयोनाइजेशन वाले में KB2 आया है, तो यहाँ KB2 माइनस लॉग बेस 10 पर उसकी मोलैरिटी जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यानी सब कुछ सेम होगा, बस KB की जगह KB2 आ जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट? ये अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसे लिख लीजिए, फिर ये बिना कुछ किए याद रखने की जुगाड़ बताऊंगा। अगर ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो तो ये अच्छे से पूरा लिख लीजिए, फिर ये बिना कुछ किए ये करने की जुगाड़ बताऊंगा। जल्दी लिख लो जरा। स्नेहल, हार्दिक बेटा, आप दोनों ने डाउट पूछा था, आप दोनों का क्लियर हुआ? अभी इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं इसको डायरेक्ट करने की जुगाड़ बताता हूं आपको, ताकि आपको डायरेक्ट याद हो जाए। मिटा दूं उसको पूरे को? नहीं बेटा, केटायनिक हाइड्रोलिसिस है ना राजा बेटा, केटायनिक हाइड्रोलिसिस है तो सॉल्यूशन बेसिक आएगा हार्दिक, और सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो पीओएच आएगी ना राजा बेटा। हाँ, अगर पीएच निकालनी है तो पीओएच की जगह पे पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच रख देना, फिर सॉल्व करके पीएच आ जाएगी हार्दिक। केटायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है ना बेटा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओ भैया एक मिनट, मैं बोल तो सही रहा हूं, लिख गलत दिया। केटायनिक हाइड्रोलिसिस है मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। भाई माफी चाहेंगे, भाई साहब क्षमा प्रार्थी है, थोड़ा सा करेक्शन कर लोगे क्या सभी लोग? भाई साहब ये प्लस है तो OH माइनस लेगा भाई साहब, तो H प्लस बाहर निकलेगा भाई साहब, तो पीएच आएगी। मैंने गलती से बेस लिख दिया था, ये यहां पर H प्लस बाहर फेंकेगा, क्योंकि केटायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। मैंने गलती से बेसिक बोल दिया था, लेकिन बुरी बात इसमें क्या है मालूम है, मैं तो ठीक है इंसान हूं, गलती से बोल गया, मानता हूं इस बात को, और मैंने अपनी गलती स्वीकार भी ली, ठीक है, लेकिन आप इतने सारे बच्चों में सिर्फ हार्दिक अकेला है जिसको ये दिखा कि गलती हो गई, ये तो गलत बात है ना बेटा।
आप लोगों को दिखना चाहिए था। हालांकि अब समझ में आ गया क्या सभी को? हाँ विक्रम बेटा मान गया, ये गड़बड़ पकड़ में आ गई सभी के बेटा। हालांकि ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं था। भाई साहब मेरे मन की शांति के लिए सभी लोग बता दें, सबको समझ में आ गया है कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो पीएच आएगी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले से, अभी मैंने बोल उल्टा दिया था गलती से। चलिए मिटा दूं क्या अब इसे? करेक्शन कर लिया सभी ने? चलिए मिटा रहा हूं ना। चलिए अब जरा याद रखने की जुगाड़ देख लो। जैसे NH4Cl है ना, मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कैट आयनिक हाइड्रोलिसिस। मैं एनायनिक भी लिखूंगा। अगर मान लो ऐसा है NH4Cl है तो जो कैटायन है उस पे कितना चार्ज है? +1। कैटायन पे +1 हो तो बेसिक फार्मूला लगेगा, हमने सब पढ़ रखा है। यानी जो KH है वो KW अपॉन KB होगा। सॉल्यूशन एसिडिक है तो पीएच में हाफ ऑफ PKW माइनस पीके कमजोर वाला माइनस लॉग C होगा। C यानी उसकी मोलैरिटी जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब देखो अगर ऐसा होता MgCl2 यानी Mg+2 होता या ZnCl2 यानी जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो सब +2 है। जैसे CuSO4 होता यानी Cu+2 होता एक्सेट्रा। तो याद रखने की जुगाड़ देखो, पढ़ा तो दिया मैंने आपको, कान खोल के सुनना। KH होगा KW अपॉन वीक बेस है तो KB। कान खोल के सुनना जरा। जो कैटायन है उस पे चार्ज कितना है बोलो? +1 +2 की +3? कितना है बोलो? +2 है। तो कैटायन पे जो चार्ज है वो वाला KB आएगा। तो कैटायन पे अगर +2 चार्ज है तो नीचे KB2 आएगा। कैटायन पे अगर +3 चार्ज है तो नीचे KB3 आएगा। कैटायन पे अगर +4 चार्ज है तो नीचे KB4 आएगा। बोलो याद हुआ? खत्म हो गया क्वेश्चन। पीएच हाफ ऑफ PKW माइनस पीके कमजोर वाला तो KB2 आएगा क्योंकि कैटायन पे चार्ज +2 है, माइनस लॉग बेस 10 पर उसकी मोलैरिटी जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और हाइड्रोलिसिस किस कैटायन का हो रहा है? तो इनकी मोलैरिटी एंड सो ऑन। +3 चार्ज होता कैटायन पे तो KB3 आ जाता, KB3 आ जाता, रेस्ट ऑल रिमेन्स एग्जैक्टली सेम। कर लोगे? अल्लाह कर लोगे भाई? कर लेंगे। इधर देखो
एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, एनायनिक हाइड्रोलिसिस यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, और बोथ का हाइड्रोलिसिस यानी वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। इसमें अगर मान लो NaCl होता यानी Cl माइनस होता तो KH में Kw अपॉन Ka आता, क्योंकि एक ही आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता। स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्यूशन है, तो हाफ ऑफ pKw माइनस pK कमजोर वाला, कमजोर यहाँ पर एसिड है तो pKa माइनस लॉग बेस 10 पर उसकी मोलैरिटी जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और वो किसका हो रहा है, इसका। अगर यहाँ पर -2 चार्ज होता जैसे Na2CO3 तो हाइड्रोलिसिस CO3 डाई नेगेटिव का होता, K2C2O4 तो हाइड्रोलिसिस C2O4 डाई नेगेटिव का होता, एक्सेट्रा। तो अब यहां पर चार्ज -2 है, -2 तो Ka 2 आएगा और POH आ जाएगी हाफ ऑफ pKw माइनस pK कमजोर वाला माइनस लॉग बेस 10 पर उसकी मोलैरिटी जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, इस आयन का या इस आयन का। आया सभी को, कर लोगे? पूरा डाउट अच्छे से सॉल्व हो गया बेटा? यहां तक लिख लो और समझ में आ गया हो तो बता दो। अगर उधर -3 चार्ज होता तो नीचे K3 आता, खत्म। तो यहां पर भी अपना जो अपनों ने जो हाइड्रोलिसिस के फार्मूले याद करें वही फार्मूले हर जगह लगा लोगे। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। चलिए तो ये लिख लो, तो बता देना, इसे मिटाकर फिर बफर वाला जो डाउट है उसको भी सॉल्व कर देते हैं। सॉरी, बेटा ध्रुव, ये क्वेश्चन नीट की एग्जाम में आने की संभावना, पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए मॉड्यूल में सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन है जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। ये तो डाउट है इसलिए मैंने उसको क्लियर कर दिया पूरी तरह से। हाँ बेटा दिव्यांशु, नो चेंज नहीं, मतलब नेग्लिजिबल चेंज। अब बेटा ध्रुव, ये तो है ना, जब इनऑर्गेनिक चलेगी आखिरी में तो उसमें पूछा जा सकता है, या अभी सिलेबस खत्म हो जाएगा 1-1.25 महीने में, 1-1.5 महीने में, तो उसके बाद आपके पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट होंगे तो उसमें पूरे पूरे चैप्टर आएंगे। चलिए मिटा दूं?
मिक्स्ड बफर की ज्यादा होती है बेटा दिव्यांशु। और जब मिक्स्ड बफर और सिंपल बफर में किसी एक को चुनना हो कि कौन बफर है, एक को चुनना हो तो मिक्स्ड बफर को चुन लेंगे, क्योंकि सिंपल बफर तो शॉर्ट हाइड्रोलिसिस की कैटेगरी में भी चला जाता है। और अगर बफर चुनना है और मिक्स्ड बफर ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर सिंपल बफर लगा देंगे। अब हमने कहा कि जब बफर सॉल्यूशन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया जाए तो बफर सॉल्यूशन की पीएच में कंसीडरेबल चेंज नहीं आता, यानी पीएच नियरली सेम रहती है। बोलो हाँ या ना। पर क्या हमने कभी ये कहा कि चेंज ही नहीं आता? देखो, अगर चेंज ही नहीं आता होता तो बफर सॉल्यूशन की पीएच कांस्टेंट होती, जो नहीं होती है। बफर सॉल्यूशन की पीएच कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। बफर सॉल्यूशन की पीएच में चेंज आता है पर कम आता है, नेग्लिजिबल आता है। कब? जब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जाए, पर चेंज तो आता है। हाँ ना बोलो। पर चेंज तो आता है, थोड़ा ही सही, थोड़ा ही सही, पर आता तो है। बोलो, आता है। तो जब चेंज आता है तो चेंज निकालेंगे कैसे, तो आओ वो भी सिखा देते हैं आपको, ठीक है। अब अगर मान लो बफर सॉल्यूशन है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया तो पीएच में थोड़ा सा चेंज आएगा। हाँ ना बोल। अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि कोई बफर सॉल्यूशन है, उसकी पीएच 5 है। कोई बफर सॉल्यूशन है, उसकी पीएच 5 है। चलो एक मिनट अपन दूसरा काम करते हैं। मान लेते हैं आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मान लेते हैं आपने कोई एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व किया और आपके सॉल्व करने पर आपका आंसर 5 आया, या आपके सॉल्व करने पर आपका आंसर 4.86 आया, और चार ऑप्शन में 4.86 है ही नहीं। चार ऑप्शन में एक आंसर 5 है, एक 4 है, एक 3 है और एक 6 है। कौन सा लगाओगे? एक दो महारथियों ने आंसर 4 बोला है, बाकी सबने 5 बोला है। ये जिन्होंने 4 बोला है इनसे कोई ये पूछे कि 4.86 किसके पास है, 5 के पास है कि 4 के पास है? क्या लगाओगे भाई? जिन्होंने 4 आंसर दिया था वो बताएं दोबारा कि क्या लगाएंगे? 5 लगाएंगे, 4.86 है। अच्छा, अगर ये 4.96 होता तो और कंफर्टेबली 5 लगाते, और कंफर्टेबली 5 लगाते। हाँ ना बोल। लेकिन अगर एक आंसर 4.96 होता तो अब 4.96 लगा देते। ये बात सबको समझ में आती है? जो मुझे समझाना है उसकी भूमिका थी ये। अब सुनना, बफर सॉल्यूशन की पीएच में नेग्लिजिबल चेंज आता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पे। नेग्लिजिबल यानी जरा सा चेंज आता है। अब मान लेते हैं बफर सॉल्यूशन की पीएच 5 थी, बफर सॉल्यूशन में 10⁻³ मोलर HCl मिलाया, तो हम जानते हैं इसकी पीएच में स्लाइड चेंज आएगा। हाँ ना बोल। अब मान लो ऑप्शन में एक आंसर 4, एक 5, एक 6 और एक 3 दे रखा था, क्या लगाओगे? 5, और बिना सॉल्व करे लगा दोगे। मानते हैं अपन कि नेग्लिजिबल चेंज आएगा तो 5 के आसपास एक ही आंसर है,
तो 5 लगा देंगे। हाँ ना बोल। ऐसा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी था, आपने किया उसे, हाँ या ना? हाँ। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपके बफर सॉल्यूशन की पीएच 4.67 थी। बफर सॉल्यूशन की पीएच 4.67 थी। एक आंसर 4.64 था, एक आंसर 4.67 था, एक आंसर 4.68 था और एक आंसर 4 था। बफर सॉल्यूशन की पीएच इतनी थी, आपने 10⁻³ मोलर HCl मिलाया। ठीक। अब मजेदार बात है कि बफर सॉल्यूशन की पीएच स्लाइड चेंज तो होगी, हाँ ना बोल। होगी। और अगर स्लाइड चेंज होगी तो इसके पास ये भी आंसर है, इसके पास ये भी आंसर है और इसके पास ये भी एक आंसर है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको ये तो पता है कि पीएच में स्लाइड चेंज आएगा, तो आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पीएच कितनी आ गई, चेंज होकर कितनी हो गई, हाँ ना बोल। तो ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें ऑप्शन पास पास हो, जिसमें बफर सॉल्यूशन की पीएच के पास पास आंसर दिए हो, ऐसे क्वेश्चनों में आपको कितनी पीएच चेंज होने के बाद हो गई ये सॉल्व करके पता करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता पाओगे, हाँ ना बोल। अब बफर सॉल्यूशन में जब एसिड या बेस मिलाया जाता है तो उसकी पीएच में जो चेंज आता है वो कितना आता है, कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको सिखा देता हूं। ये मैं अभी आपको सिखा देता हूं, लेकिन अभी जो मैंने आपको सिखाया वो क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि आप में से कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न खड़ा होगा कि वाह, कब चेंज को कैलकुलेट करना है और कब नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया जब ऑप्शन दूर दूर हो तो चेंज को कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लगा देना है। जब ऑप्शन पास पास हो तो चेंज को कैलकुलेट करना है और आंसर लगाना है। बोलो इस प्रश्न का उत्तर मिला कि कब करना है कब नहीं करना है। अब आपको कैसे करना है वो सिखा देते हैं। चलिए, एक है एसिडिक बफर, एक है बेसिक बफर। क्या आप मानते हैं कि एसिडिक बफर में वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस दोनों होंगे और बेसिक बफर में वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड दोनों होंगे? वीक एसिड तो वीक एसिड है और कॉन्जुगेट बेस वीक बेस है, यानी बफर सॉल्यूशन में एक वीक एसिड होता है और एक वीक बेस होता है। यानी बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वीक एसिड और वीक बेस दोनों होते हैं। जब आप बफर सॉल्यूशन में एसिड मिलाते हो तो वो बेस के साथ रिएक्शन करके खप जाता है, खत्म हो जाता है। कैसे, अभी बताऊंगा। और जब आप बफर सॉल्यूशन में बेस मिलाते हो तो वो वीक एसिड के साथ रिएक्शन करके खप जाता है। एसिड मिलाते हो तो वीक बेस के साथ रिएक्शन करके खप जाता है। ऐसे बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। और एसिड मिलाओ तो उसे भी खा जाएगा, बेस मिलाओ तो उसे भी खा जाएगा, यानी एसिडिटी को भी रिवर्स कर देगा, बेस अल्किलिनिटी को भी रिवर्स कर देगा। इसलिए
बफर सॉल्यूशन को रिवर्स अल्कलिनिटी और रिवर्स बेसिसिटी वाला सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर बेटा? नहीं, रिएजेंट फिएजेंट का कोई मतलब नहीं बेटा। रिएजेंट वो होता है जो सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। क्वेश्चन में रिवर्स लिखा है, मतलब रिवर्स ही तो बोला, और क्या बोला? रिजर्व भी कह सकते हो, रिजर्व शब्द भी गलत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अल्कलिनिटी और बेसिसिटी दोनों रिजर्व्ड है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है मेरे मेरे प्यारे बच्चे, भावना को समझ। आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो सेम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दे, ध्रुव। आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन, ऐसे वीक एसिड का सॉल्यूशन जो सेम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दे या जिसका अल्फा सेम टाइप का हो। मोनोप्रोटिक यानी एक H प्लस देने वाला एसिड, डायप्रोटिक यानी दो H प्लस देने वाला एसिड। जयवर्धन, ये मैंने रेडॉक्स में पढ़ाया था, वैलेंसी फैक्टर पढ़ाते समय। चलिए, आप लोगों के डाउट खत्म हो गए हो तो टॉपिक पे आ जाओ। कंफर्म कर रहा था, कोई बात नहीं बेटा। अब इधर बात सुनना गौर से। नाउ इधर देखिएगा, पहले बफर सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी बोलो? pKa प्लस log base 10 पर मोल ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन मोल ऑफ वीक एसिड। यहां बेसिक बफर है तो POH क्या होगी? pKb प्लस log base 10 पर मोल ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन मोल ऑफ वीक बेस। इधर अब ए, इफ mole of H plus added is A, अगर H प्लस के A मोल मिलाए, ध्यान रखना क्वेश्चन में एसिड मिलाएंगे तो मैं आपको बता चुका हूं एसिड की नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज मोल ऑफ H प्लस। हाँ ना बोल? एसिड की नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज मोल ऑफ H प्लस। ध्यान रखना, हमें यहां मोल ऑफ H प्लस चाहिए। अगर क्वेश्चन में एसिड की मोलैरिटी दे रखी है तो पहले एसिड की नॉर्मेलिटी निकालो, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई करो तो मोल ऑफ H प्लस आएंगे। या अगर एसिड के मोल दे रखे तो एसिड के मोल को उनके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो एसिड के इक्विवेलेंट आएंगे। एसिड के जितने इक्विवेलेंट होंगे उतने H प्लस के मोल होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ठीक। अब मुझे बताइए कि अगर आपने इस बफर सॉल्यूशन में एसिड मिलाया और बफर सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों थे, तो जब आप एसिड मिलाओगे यानी H प्लस मिलाओगे तो वो एसिड से रिएक्शन करेगा कि बेस से करेगा? बेस से करेगा। ठीक, तो देखो A नेगेटिव से H प्लस रिएक्शन करेगा, एसिड मिलाया तो क्या AH बनेगा? हाँ ना बोल? तो क्या इनिशियल कंडीशन में t बराबर 0 पर इसके मोल इतने थे, ये आपने A मिलाए, या इसको मैं मोल ऑफ H प्लस लिख देता हूं
कंफ्यूजन ही खत्म करता हूं। आपने इसके मोल इतने मिलाए और इसके पहले से इतने थे, हाँ ना बोल, हाँ ना बोल। मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कॉमन सेंस से, H प्लस के मोल थोड़े से मिलाओगे या बहुत सारे मिलाओगे? लिटिल, क्योंकि बहुत सारे मिलाने पे तो बफर ही नहीं बचेगा। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया तो बफर सॉल्यूशन की पीएच में चेंज निकालना है। और अगर ये H प्लस थोड़ा सा लिटिल लिटिल मिलाया है तो H प्लस Lr होगा, हाँ ना बोल। और H प्लस अगर Lr होगा तो आफ्टर रिएक्शन H प्लस खत्म हो जाएगा। बहुत आसान है लिखना, देखो H प्लस खत्म हो जाएगा, जितना ये था इधर बन जाएगा, तो H इतना था इतना और बना तो प्लस, और जितना ये था उतना इसमें से कम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, तो इधर माइनस और इधर प्लस। बस बोलो समझ में आता है? जल्दी से आया ना जवाब दिया करो। अब देखो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, इतने मोल H प्लस मिलाने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसमें अब H प्लस तो होगा ही नहीं, वीक एसिड होगा इतना और उसका कॉन्जुगेट बेस होगा इतना। तो ये इनिशियल पीएच थी, तो जो फाइनल पीएच है वो आ जाएगी pKa प्लस लॉग बेस 10 पर कॉन्जुगेट बेस यानी A नेगेटिव के मोल माइनस H प्लस के मोल डिवाइडेड बाय वीक एसिड के रिजल्टिंग मोल, तो दोनों की समेशन ये वाला। बोलो ये समझ में आता है? तो इतने मोल H प्लस मिलाने के बाद जो बफर सॉल्यूशन की चेंज्ड पीएच होगी वो इतनी होगी और ये नियरली इक्वल टू दिस होगी। तो ऑप्शन पास पास हो तो एग्जैक्ट निकाल लो, ऑप्शन दूर दूर हो तो ये दोनों लगभग बराबर ही होंगे। बोलो बात समझ में आती है? अच्छा अब ये बिना करे लिखना सिखा दूं क्या? अगला वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? बिना करे लिखना सिखा दूं? तो जरा एक बात का जवाब देना, जब H प्लस मिलाया था तो उसने एसिड और बेस दोनों में से किससे रिएक्शन की थी? बेस से। तो बेस के मोल कम हो गए और एसिड के बढ़ गए उतने ही जितने H प्लस के मिलाए थे, हाँ ना बोल। तो बिल्कुल ऐसे कैसे ही देखना, बी इफ मोल ऑफ OH माइनस एडेड इज इतना, तो जो फाइनल पीएच होगी, सुनना गौर से, बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10 पर, ऊपर मोल ऑफ कॉन्जुगेट बेस, नीचे मोल ऑफ वीक एसिड। अब बताओ बेस मिलाओगे तो एसिड से रिएक्शन करेगा कि बेस से करेगा? एसिड से करेगा। तो एसिड नीचे है तो एसिड को कम कर दो, बेस को बढ़ा दो, कितना? जितने मोल OH के मिलाए हैं उतना। ध्यान रखना ये बेस के मोल नहीं है, ये OH के मोल है। नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम इन लीटर से आएंगे, या मोल ऑफ बेस इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस इज मोल ऑफ OH माइनस। चलिए क्या ये समझ में आया अच्छे से? ऐसे कैसे इधर डायरेक्ट लिखना सिखाता हूं, देखो कि इफ मोल ऑफ H plus added, H plus added is NH plus, तो ये इनिशियल POH थी, तो फाइनल POH बराबर pKb
प्लस लॉग बेस 10 पर मोल ऑफ बी प्लस अपॉन मोल ऑफ BOH. B if mole of OH minus added is mole of OH minus, तो फाइनल POH बराबर PKB प्लस लॉग बेस 10 पर मोल ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन मोल ऑफ वीक बेस। चलो बताओ, H प्लस यानी एसिड मिलाओगे तो बेस से रिएक्शन करेगा कि एसिड से? बेस से। बेस नीचे है यहां पर, तो जिससे रिएक्शन करेगा वो कम और दूसरा वाला बढ़ जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, कितना? जितना H प्लस मिलाए उतने मोल। मानते हो? मानते हो? अच्छा चलो इधर बताओ, OH माइनस यानी बेस मिलाओगे तो किससे रिएक्शन करेगा? बेस से कि एसिड से? एसिड से। एसिड ऊपर है तो कम हो जाएगा, बेस नीचे है तो बढ़ जाएगा। कितना? जितना मिलाया उतना। कर लोगे? लेकिन ये करना केवल तभी है जब ऑप्शन पास पास हो। ऑप्शन में थोड़ा सा भी डिफरेंस हो, 1 का डिफरेंस हो, 0.5 का डिफरेंस हो, तो जनरली नहीं करना है। 0.2 या उससे कम का डिफरेंस हो तो ही करना है। 0.2 या 0.1 से कम का डिफरेंस हो तो ही करना है। आया सभी के समझ में? स्नेहल, ये डाउट बेटा आपने पूछा था, क्लियर हुआ आपका? बेटा ध्रुव 99.99% मेडिकल एग्जाम में नहीं आता, इसलिए नहीं कराया था शुरू में। लेकिन KVPY में आ सकता है, ओलंपियाड में आ सकता है। ओलंपियाड में तो नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ भी रहता है ना। चलिए मिटा दूं। हाँ एम्स की तो आता था, एम्स में कैलकुलेटर अलाउ था नॉन साइंटिफिक। चलिए मिटा रहा हूं फिर फाइनली। चलिए मिटा रहा हूं, है ना।
एक और डाउट था, वो भी आज क्लियर कर ही देते हैं। शायद ध्रुव ने पूछा था, वो भी बताना रह गया था, सुनना जरा गौर से। लोन पेयर डोनर यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इधर अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज यानी लोन पेयर डोनर अगर H प्लस को लोन पेयर डोनेट करती है, अगर ये लोन पेयर डोनर स्पीशीज H प्लस को लोन पेयर डोनेट करती है, तो इस स्पीशीज को लेविस एसिड कहा जाता है। अगर यही लोन पेयर डोनर कार्बन एटम या नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मेनली कार्बन एटम को लोन पेयर डोनेट करती है, तो इसी को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। और यही अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट करे, तो इसी का नाम लिगेंड होता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में आएगा, ये ऑर्गेनिक में आएगा, और ये हम इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। चीज एक ही है, अलग अलग को लोन पेयर डोनेट कर रही है तो नाम अलग अलग है, लेकिन लोन पेयर डोनेट करना ही पर्याप्त नहीं है। जिसको लोन पेयर डोनेट की है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना अनिवार्य है। ये लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, ठीक। तो ध्यान रख पाओगे, ये लिख लो फटाफट। एक ही चीज के 3 अलग अलग नाम हैं, लिख लीजिए। ऐसे ही लोन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या स्पीशीज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, अगर ये इसी को इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। इसी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं जब हम इसे ओसी में पढ़ते हैं, और इसी को लेविस एसिड कहते हैं जब हम इसे आईओसी में पढ़ते हैं। ठीक राजा बेटा, चीज एक ही है। लिख लिया हो तो बता दो, फिर मैं इसे मिटाकर और अपने टॉपिक पे आता हूं। मुझे लगता है मैंने सबके सारे डाउट क्लियर कर दिए।
ध्रुव बेटा आपने दोबारा डाउट पूछा है शायद, दोनों लिविस एसिड दोनों का है। लोन पेयर डोनर है नहीं, ये प्रिंटिंग एरर है। लोन पेयर डोनर्स आर लिविस बेसिस और लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर लिविस एसिड्स। माफी चाहिए, ये प्रिंटिंग एरर थी, करेक्ट कर लीजिएगा। जयवर्धन बिल्कुल सच बात है, प्रिंटिंग एरर थी वो। ठीक है बेटा, मिटा दूं? चलिए मिटा रहा हूं फाइनली। चलिए नाउ कंडीशन ऑफ, नहीं हाँ नहीं, मैंने आपको अभी तक कॉमन आयन इफेक्ट ही पढ़ाया है ना बस। कॉमन आयन इफेक्ट में एक चीज कराना थी, वो रह गई थी अभी। नॉर्मल प्रॉब्लम्स ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ, हमने सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन तो देख लिए थे कॉमन आयन इफेक्ट पे। अब कॉमन आयन इफेक्ट पे नॉर्मल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है? कैसे? मैंने आपको पढ़ाया था, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस, और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट, और दोनों में एक आयन कॉमन होगा, और दोनों में एक आयन कॉमन होगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। और कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कम कर देगा। याद करो, शुरू में पढ़ा था हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, हाँ ना बोल। तो जैसे सॉल्युबिलिटी पर कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चन बनते हैं, वैसे यहां भी बनते हैं। कैसे? इधर देखिए, कंसेप्ट वही है, तरीका वही है जो कल सिखाया था, मतलब पिछली क्लास में। देखना जरा, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन एक जैसे बनते हैं, करा रहा हूं, जरा समझ लो ढंग से। A solution contains 0.1 molar CH3COH and 0.1 molar CH3COO whole twice Ba at 27 degrees centigrade. If Ka of CH3 COOH is 10 की पावर -5, full stop, find number 1
इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव। नंबर 2, मोलैरिटी ऑफ H प्लस एट इक्विलिब्रियम। नंबर 3, मोलैरिटी ऑफ CH3COH एट इक्विलिब्रियम। नंबर 4, pH। सॉल्यूशन। देखो वहां मैंने आपको सिखाया था कि एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और एक सॉल्युबल सॉल्ट है, हाँ ना बोल। सॉल्युबिलिटी में मैंने आपको सिखाया था एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और एक सॉल्युबल सॉल्ट है, हाँ ना बोल। स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी जिसकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, हाँ ना बोल। स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी जिसकी रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं, हाँ ना बोल। सॉल्युबल सॉल्ट यानी जिसके द्वारा कॉमन आयन का इफेक्ट लेते हैं, हाँ ना बोल। बिल्कुल वैसे ही यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कॉमन आयन का इफेक्ट लेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट की रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द्वारा कॉमन आयन का इफेक्ट लेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट की रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कॉमन आयन का इफेक्ट लेंगे, हाँ ना बोल। चलो जरा मुझे जवाब दो कि CH3COH और CH3COO होल ट्वाइस Ca दोनों में कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है और कौन स्ट्रॉन्ग है? पहले वीक बताओ। CH3COH वीक है, वेरी गुड। और वो वीक क्यों है? क्योंकि ये वीक एसिड है। और ये क्या है? CH3CO होल ट्वाइस Ba क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि ये सॉल्ट है, ठीक। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां किया। वीक की रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे। बोलो बात समझ में आती है? रिएक्शन लिखना आती है? चलिए अब स्ट्रॉन्ग के द्वारा कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, तो कैसे करेंगे? देखो T बराबर 0 पर CH3COH कितना है? 0.1 मोलर। ये कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन छोड़कर दूसरा वाला तो 0 हो जाएगा, हाँ ना बोल। कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आएगा, लेकिन दूसरा वाला का तो कहीं से भी नहीं आएगा, तो वो 0 हो जाएगा, हाँ ना बोल। जल्दी हाँ ना बोल दिया करो। अब मुझे बताओ कि ये 0.1 मोलर CH3CO नेगेटिव की मोलैरिटी है या पूरे सॉल्ट की है? 0.1 मोलर CH3CO नेगेटिव की मोलैरिटी है या पूरे सॉल्ट की है? सॉल्ट की है, वेरी गुड। तो अगर मुझे सिर्फ CH3CO नेगेटिव की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बताओ? 2 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो 2 टाइम्स 0.1, 2 टाइम्स 0.1, तो क्या ये 0.2 आ जाएगा बेटा? अब कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। अब कॉमन आयन इफेक्ट को भूल जाओ क्योंकि लगा दिया हमने। अब कॉमन आयन इफेक्ट को भूल जाओ क्योंकि लगा दिया। अब जैसा केमिकल इक्विलिब्रियम में नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसा करेंगे। कैसे? इधर देखो, इक्विलिब्रियम पर 0.1 माइनस 1x, ये 0.2 पहले से था प्लस 1x, और ये 1x, बोलो ये लिखना आया? अच्छा, और अल्फा होगा x अपॉन 0.1, बोलो ये लिखना आया?
माइनस के बाद जो लिखा है अमाउंट डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल अमाउंट। तो अगर मैं x की वैल्यू यहां रख दूं तो क्या ये 0.1 माइनस 0.1 अल्फा यानी 0.1 कॉमन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। यहां पर 0.2 प्लस 0.1 अल्फा यानी 0.1 कॉमन, तो अंदर 2 प्लस अल्फा आ जाएगा और यहां पर 0.1 अल्फा आ जाएगा। हाँ ना बोल, क्या ये लिखना आया? आखिरी बात कान खोल के सुनना, वहां भी हमने किया था जहां पर एस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में था, निगलेक्ट कर दिया था। सॉल्युबिलिटी वाले में जब कॉमन आयन इफेक्ट लगाया था तो जहां पर एस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में था, निगलेक्ट कर दिया था। हाँ ना बोल। तो यहां पर भी जहां पर अल्फा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा, निगलेक्ट कर देंगे। जहां पर अल्फा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा, निगलेक्ट कर देंगे। हाँ ना बोल, हाँ ना बोल। और जैसा केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे वैसा कर लेंगे। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka है। Ka कितना दे रखा है? 10 की पावर -5 बराबर प्रोडक्ट इसकी मोलैरिटी, अल्फा तो निगलेक्ट हो गया, तो 2 into 0.1 इसकी मोलैरिटी 0.2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय H प्लस की मोलैरिटी 0.1 अल्फा की पावर 1 डिवाइडेड बाय इस CH3COH की मोलैरिटी, अल्फा तो हट गया, तो 0.1 into 1 दिस इज 0.1 की पावर 1। हाँ ना बोल, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना आया? पॉइंट 1 से 0.1 कट जाएगा, 0.2 इज 1/5, इधर लेके गया 5 को, तो अल्फा 5 into 10 की पावर -5 आ जाएगा। हाँ ना बोल। एक बार अल्फा आ गया तो ये सब कुछ आ जाएगा। नंबर 1 आपको चाहिए था CH3COO नेगेटिव की मोलैरिटी, तो अल्फा तो निगलेक्ट हो गया, तो अल्फा रखने की जरूरत नहीं है, तो 0.1 into 2 इसकी मोलैरिटी 0.2 मोलर आएगी। ठीक, आपको चाहिए थी H प्लस की मोलैरिटी इक्विलिब्रियम पर। H प्लस की मोलैरिटी इक्विलिब्रियम पर कितनी थी? 0.1 अल्फा, तो 0.1 into अल्फा दैट इज 5 into 10 की पावर -5, तो क्या ये 5 into 10 की पावर -6 आ जाएगा? हाँ ना बोल। तीसरा CH3COH की इक्विलिब्रियम पर मोलैरिटी, अल्फा तो निगलेक्ट हो गया, तो CH3COOH की इक्विलिब्रियम पर मोलैरिटी क्या 0.1 होगी? हाँ ना बोल। पीएच चाहिए, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया है, तो माइनस लॉग ले लो, बेस 10 पे पीएच आ जाएगी। कैसे लोगे? 6 माइनस लॉग 5, 6 माइनस लॉग 5, लॉग 5 इज 0.7, तो ये 5.3 आ जाएगी। आया सभी के अच्छे से समझ में? स्नेहल बेटा याद रखा करो, ये भी आपका एक डाउट था जो मैं बार बार पूछ रहा था कि कोई डाउट छूटा तो नहीं छूटा। वो तो अच्छा हुआ मुझे सही समय पे याद आ गया। आपको याद आया कि नहीं आया ये बताओ। क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन हो सकता है क्या? कौन सा, ये वाला? जयवर्धन, हाँ बेटा ये बफर की जनरल केस है। ये क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन ही है।
मैंने इसको कॉमन आयन इफेक्ट बना के करके बताया। इस पे हेंडरसन इक्वेशन लगा दोगे, यही पीएच आएगी। लेकिन ये बफर केवल तभी होगा जब जो CH3CO नेगेटिव है वो कॉमन आयन हो। अगर यहां पर CH3CO होल ट्वाइस Ba की जगह में HCl ले लेता, HCl, तो फिर कॉमन आयन H+ हो जाता, तो फिर ये बफर नहीं बचता। जयवर्धन, चलिए तो कर लोगे। स्नेहल बेटा, आपका जो ये कॉमन आयन इफेक्ट वाला जो क्वेश्चन था, जिसके बारे में मैंने कहा था क्लास में बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन जो डाउट वाला ग्रुप है उस पे डाल दो, हाँ या ना जवाब दो। आपको पता चल गया ना ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन डाउट ग्रुप पे डाल दो, और बाकी सारे बच्चे गौर से सुनो। जो स्नेहल अभी ये क्वेश्चन डाउट ग्रुप पे डालेगी, वो क्वेश्चन सभी बच्चों को सॉल्व करना है, उसका आंसर निकालना है, और ग्रुप पर उसका सॉल्यूशन सबमिट करना है। स्नेहल बेटा, आंसर भी डाल देना ग्रुप पे। क्या सभी लोगों को होमवर्क समझ में आया? इसके अलावा टेस्ट की तैयारी अच्छे से करनी है। इस हफ्ते कोइंसिडेंटली टेस्ट है, और कोइंसिडेंटली मेरी क्लासेस कम लगाई इन्होंने, तो मैं आपको कम नजर आ रहा हूं, तो आप मेरा टॉपिक पढ़ भी कम रहे हो ना बेटा, या पढ़ रहे हो? अच्छे से रिवीजन करना बेटा टेस्ट के लिए। अभी कल का दिन और है, और परसों आपका टेस्ट है। तो टेस्ट के लिए कॉपी में कराए हुए क्वेश्चन, कॉपी के सॉल्व एग्जांपल, डेफिनेशंस, फॉर्मूले, मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल, मॉड्यूल के स्टार मार्क्ड क्वेश्चन, और रिवीजन शीट जो भेजी है सारी अच्छे से सॉल्व हो जाना चाहिए बेटा। मैंने आज की क्लास में आपके एक एक डाउट को अच्छे से डिटेल में इसलिए भी डिस्कस किया क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से इन्होंने मेरी डाउट क्लास भी नहीं लगाई है। तो मैंने, टेस्ट आ रहा है तो मैंने कहा एक बार अच्छे से डाउट डिस्कस हो जाए। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, अब मुझे आपकी तरफ से पूरी कोशिश चाहिए कि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें। क्या आप वादा कर रहे हैं? कोशिश करेंगे। नंबर आए ना आए वो डिफरेंट मैटर है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, नंबरों से अपनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सभी को टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।